हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और हमारा आज का टॉपिक है बीजिंग कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस एंड कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। तो शुरू करते हैं बीजिंग कंसेंसस से। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ के बाद डेंग जियाओपिंग ने एक चाइनीज मॉडल लाया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम था बीजिंग कंसेंसस। तो मिड 1980s तक आते आते जो चाइनीज मॉडल आया था, इससे जो चाइना की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी थी। चाइना में एक इकोनॉमिक राइज आया था। तो फाइनली जोशुआ कूपर रेमो ने 2004 में बीजिंग कंसेंसस का इसको नाम दिया। पहले ये एक चाइनीज मॉडल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो इन्होंने 1976 में फॉलो करना शुरू किया था। अब इस मॉडल को कुछ एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, ऑल्टरनेटिव टू वाशिंगटन कंसेंसस, कि ये एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वाशिंगटन कंसेंसस का ऑल्टरनेटिव है, या इसको क्या मानते हैं, एंटी वाशिंगटन कंसेंसस व्यू भी माना जाता है। इस कंसेंसस के 3 मेन पिलर्स है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, कि लगातार एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना है और कुछ ना कुछ इनोवेशन भी करते रहना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है। कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन चलती रहनी चाहिए। सेकंड था पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, धीरे धीरे इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करते रहना है, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना है। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ होनी चाहिए, हर सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेल्थ की, किसी एक ही पर्सन के हाथ में सारा पैसा नहीं होना चाहिए। ग्रोथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए और साथ में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, इकोनॉमी में चेंजेस होनी चाहिए। थर्ड पिलर था सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ सिलेक्टिव फॉरेन आइडियाज, कि पूरी डिटर्मिनेशन से काम करना है और जो फॉरेन आइडियाज, बाहर के आइडियाज जो अच्छे लगते हैं उनको भी फॉलो करना है। जैसे कि पहले कैपिटलिज्म को फॉलो किया मार्केट इकोनॉमी को, अगर वो अच्छे से नहीं चला तो नॉन मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल उसमें उन्होंने ऐड कर दिया। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि डिटर्मिनेशन से काम करना है और जो फॉरेन आइडियाज अच्छे लगे हैं उनको भी फॉलो करना है। तो इसके आने से अब ये मॉडल आया चाइनीज का, जो भी था वाशिंगटन कंसेंसस, ठीक है। तो इसकी अब पूरे वर्ल्ड में काफी लोगों ने इसको माना, बहुत अटेंशन दी कि हाँ ये बहुत अच्छा मॉडल है। अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि वाशिंगटन कंसेंसस के आने के बाद भी 2008 में यूएस में रिसेशन आ गया था, ठीक है। यूएस में नहीं बोलेंगे हम, पूरे के पूरे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी वहां पे रिसेशन आ गया था। यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज में रिसेशन आया था 2008 में। तो उस रिसेशन के चलते हुए बहुत सारी कंट्रीज उस रिसेशन से हिट हुई, बट जो चाइना था, चाइना उस टाइम पे भी पूरे का पूरा स्टेबल था। चाइना की इकोनॉमी उस टाइम पे भी ग्रो कर रही थी, चाइना पे उस रिसेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो उस चीज को देखते हुए जो बीजिंग कंसेंसस था, इसको काफी अटेंशन दी बाकी की कंट्रीज ने। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये चाइना वाले वाशिंगटन कंसेंसस का एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए थे, एक लिबरल मार्केट अप्रोच लेकर आए थे। तो इसके चलते हुए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज भी चाहती थी कि वो चाइनीज मॉडल को फॉलो करे, बट इसमें बहुत सारे इश्यूज उनके सामने आते थे। अब देखो, जो चाइना है, चाइना अपने हिसाब से काम करता है। जिस तरह से चाइना काम करता है ना, उस तरह से और कोई कंट्री काम नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चाइना में क्या होता है, चाइना में होता है सपोज कोई पुल बनाना है कहीं पे, तो पुल बनाने के लिए चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं, बट वो पुल बनाकर ही रहेंगे। उसके लिए चाहे कितनी भी जाने जानी पड़े, गंवानी पड़े, चाहे कितनी भी दुकानें तोड़नी पड़े, लोगों के घर तोड़ने पड़े, लोगों की जमीन बीच में आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चाइना वाले पुल बनाना चाहते हैं तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे। उनको लोगों की परवाह नहीं है, लोगों की जान जाती है तो जाए। बट बाकी की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। अब इंडिया में ही बात कर लो, इंडिया में कोई पुल बनाना है तो उसके लिए 100 बातें सोचनी पड़ती है। पहले देखना पड़ता है पुल बनाने के लिए हमें जमीन चाहिए, ठीक है। अब वो जमीन जिस बंदे की है, उस बंदे को उस जमीन का रेट देना पड़ेगा, जितने की जमीन है उससे खरीदनी पड़ेगी। या किसी का घर बीच में आ रहा है तो उसको उस घर की कीमत देनी पड़ेगी। इवन के घर की एक दीवार भी आ रही है ना, तो उस दीवार की भी कीमत उस बंदे को देनी पड़ेगी। और जान जाने की तो बात ही नहीं हो सकती। इंडिया में लोग खड़े हो जाते हैं, धरने लगाने लग जाते हैं। तो बाकी की कंट्रीज में ऐसे मॉडल्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। चाइना वाले अपने हिसाब से काम करते हैं, वहां पे हो जाता है, लेकिन बाकी की कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। तो 2010 तक आते आते जो बीजिंग
कंसेंसस का मॉडल था, इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो डेवलपिंग वर्ल्ड था, वो उन्होंने काफी अपना इंटरेस्ट शो किया। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चाइना में भी थोड़ा सा डाउन टर्न आया रिसेंट टाइम में। अब चाइना में डाउन टर्न आने के बाद फिर एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, एक्सपर्ट्स ने एडवाइस दी कि अगर आप चाइनीज मॉडल को फॉलो करना चाहते हो तो करो, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप पूरे कॉशियस होकर इसको फॉलो करो, डबल कॉशन लो, ठीक है, पूरे ध्यान से इसको फॉलो करो, ऐसे ब्लाइंडली इसको फॉलो मत करो। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना था कि बीजिंग कंसेंसस आने थे, चाइनीज मॉडल आने के बाद जो डेवलप्ड वर्ल्ड था, स्पेशली यूएसए यूके जैसी कंट्रीज थी, तो उनमें भी एक प्रोटेक्शनिज्म बड़ा था उनमें चाइनीज मॉडल को देखकर, क्योंकि चाइनीज मॉडल को लोग बहुत मानने लग गए थे, क्योंकि चाइना की ग्रोथ बहुत हो रही थी, तो उनको लगा कि सारे उस मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रोटेक्शनिज्म लेकर आ रहे थे। यूएस यूके जैसी कंट्रीज भी, उनको भी डर पैदा हो गया था कि चाइना इतनी ग्रोथ कैसे कर रहा है, क्योंकि चाइना एक टाइम पे इतना ज्यादा ग्रो कर गया था कि यूएसए से भी ज्यादा ग्रोथ हो रही थी चाइना की। आज की डेट में भी चाइना आगे ही है यूएसए से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंटियागो कंसेंसस की। सैंटियागो कंसेंसस भी एक वाशिंगटन कंसेंसस का ही ऑल्टरनेटिव है। इसका आइडिया दिया था वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जेम्स डी वुल्फजॉन ने सैंटियागो में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिया था। इसका कोर आइडिया क्या था सैंटियागो कंसेंसस का? इसका कोर आइडिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी ही करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक के साथ सोशल ग्रोथ होनी भी जरूरी है। मतलब कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था ये, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी करनी है। तो इस मॉडल को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल भी बोला जाता है। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब ये वाला जो मॉडल था ये बीजिंग कंसेंसस जैसा ही देखने को लग रहा था, बट इसमें सोशल ओवरटोन ज्यादा थी, इसमें सोसाइटी को भी इंक्लूड करा था, जबकि जो बीजिंग कंसेंसस था उसमें सोशल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं था, जबकि सैंटियागो कंसेंसस में सोशल डेवलपमेंट की भी बात करी गई थी। अब इससे क्या हुआ, इससे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, उस वर्ल्ड बैंक ने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हिसाब से अब जो बाकी की कंट्रीज थी उनको क्या एडवाइस करी, वर्ल्ड बैंक ने एडवाइस किया कि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जोर दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, पार्टनरशिप लेकर आओ, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन लेकर आओ, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ल्ड बैंक थी ना, वर्ल्ड बैंक एक नॉलेज बैंक की तरह काम कर रही थी, कंट्रीज को नॉलेज दे रही थी कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आइडियाज दे रही थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, पार्टनरशिप के साथ काम करो, ग्लोबलाइजेशन लेकर आओ, ऐसे आइडियाज दे रहा था। कौन दे रहा था? वर्ल्ड बैंक। इसीलिए वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है नॉलेज बैंक। तो ये वाला जो आइडिया था, ये वाला आइडिया इंडिया ने भी फॉलो करा था बाद में, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल लेकर आए थे इंडिया वाले भी। तो ये देखने को मिलता है इंडिया में 2002 में इंडिया ने इस मॉडल को, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो करके थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। अब क्या हुआ, पहले कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म यूएस ने कैपिटलिज्म फॉलो किया और उसके साथ वेस्टर्न की और भी बहुत सारी कंट्रीज ने कैपिटलिज्म को फॉलो किया। बट उसके चलते हुए 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद कंट्रीज ने अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके कंट्रीज ने मिक्स्ड इकोनॉमी में चेंज कर लिया, कैपिटलिज्म के साथ साथ स्टेट को भी साथ में इन्वॉल्व कर लिया, कुछ जो नॉन मार्केट के प्रिंसिपल्स थे उनको भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो बट उसके बाद भी हमने देखा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, बट के उसके बाद भी कुछ कंट्रीज सुधरी नहीं, उन्होंने फिर से कैपिटलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके दो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। एक तो वाशिंगटन कंसेंसस के टाइम पे पोस्ट 1985 के अराउंड, ठीक है, वाशिंगटन कंसेंसस आया था तो उस टाइम पे उसका इन्फ्लुएंस पड़ा कंट्रीज पे, उसको फॉलो किया, उसमें भी बेसिकली कैपिटलिज्म की ही बात करी गई थी। सेकंड टाइम ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करके, ग्लोबलाइजेशन भी क्या था, ग्लोबलाइजेशन भी तो कैपिटलिज्म की तरफ ही जा रहा था ना, तो डब्ल्यूटीओ ने इसका आइडिया दिया था ग्लोबलाइजेशन का। तो ये बात है पोस्ट 1995 के अराउंड की। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि पहले तो ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में कैपिटलिज्म की वजह से, और दूसरी बार फिर ग्रेट रिसेशन आया था यूएस सब प्राइम क्राइसिस 2007 के बाद। ग्रेट रिसेशन ने जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको हिट किया, उनको बहुत ही भयंकर तरीके से अफेक्ट करा था ग्रेट रिसेशन ने। तो इस तरह से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ने 2 बार कैपिटलिज्म के डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखे, बहुत ही भयंकर नतीजे देखे कैपिटलिज्म के।
तो ओवर द टाइम क्या हुआ, ओवर द टाइम जो वर्ल्ड था उन्होंने क्या सोचा कि कैपिटलिज्म कोई एक आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, एक कोई सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है कैपिटलिज्म, हाँ बट कैपिटलिज्म ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ग्रोथ करनी है तो कैपिटलिज्म भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म ग्रोथ को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो कंट्री की जरूरी है ना, तो कैपिटलिज्म जरूरी भी है, बट कैपिटलिज्म एक आइडियल टाइप भी नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम की। तो इसीलिए अब कंट्रीज ने क्या किया कि कैपिटलिस्टिक पॉलिसी को भी मानना, ठीक है, उसकी तरफ भी जा रहे थे, प्रो बिजनेस पॉलिसी, क्योंकि ग्रोथ तो करनी है। बट ओवरऑल जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी का डिजाइन रखा था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब एक साइड पे कैपिटलिस्टिक भी काम करेंगे अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और दूसरी साइड इफेक्टिव वेलफेयर भी होता रहेगा, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा बहुत बीच में होता रहेगा। यही पॉलिसी शिफ्ट इंडिया में भी देखने को मिलती है। बट इंडिया में 2015-16 के बजट में इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया था। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात फिर क्लैरिफाई करी बजट में कि ये प्रो कॉर्पोरेट तो है बट साथ ही साथ प्रो पुअर भी है, ये गरीब लोगों की भी हेल्प करेगा। अकेला हम कॉर्पोरेट ही नहीं लेकर आएंगे, कैपिटलिज्म ला रहे हैं बट स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी साथ में रहेगा। तो बेसिकली ओवर द टाइम एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि जो कैपिटलिज्म है वो इकोनॉमिक सिस्टम तो ठीक है बट वो प्रॉपरली काम नहीं करता, ठीक है। वो इकोनॉमी की जो ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, इनकम को प्रमोट करता है कैपिटलिज्म, बट ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो कैपिटलिज्म के साथ साथ मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल लाना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, जिसमें हम बात करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।